हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक से ही हम शुरुआत करेंगे फिर लेवल अप करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार आप सॉल्व कर लिए देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ओके, पॉज करके सॉल्व कर लिया। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं अब। तो दो कैटेगरी होती है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। जब आप दो इक्वेशन लेते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो कि पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक फॉर्म में लेके चलूंगा, मैं ये वाला फॉर्म लेके चलूंगा। दूसरा मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास और इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखनी है। तो ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी में दो केस बनते हैं। कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट अगर हम बोले तो कंसिस्टेंस में दो बनता है। एक होता है वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन आपको याद होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन में जो केस बनता है वो बनता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बनते हैं वन सॉल्यूशन के लिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बनता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये दोनों केस कहलाते हैं कंसिस्टेंट। ओके, और लास्ट केस बनता है जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, सॉल्यूशन ही ना हो। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा? इन दैट कंडीशन a1 अपॉन a2 जो होता है वो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट ये नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। क्लियर है ये बात? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कंसिस्टेंट बोला है तो दो केसेस चलेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन चलेगा यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इन दोनों में से कोई एक केस है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। और अगर दो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो ये याद रखना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं। वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन में पहला ही फ्रैक्शन इक्वल नहीं होता और नो सॉल्यूशन में पहला वाला इक्वल होता है बट दूसरा वाला इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो रिवीजन था आपके कॉन्सेप्ट का। अब आ जाइए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 3। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं जैसे कि मैंने बोला तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे भी लेके चल सकते हो और ये भी लेके चल सकते हो। अच्छा, प्लस 3 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 3 होगा। रीजन ये कि आपके पास यहाँ पर प्लस 3 है तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और ये हो गया 0। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ से आप a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालें तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो x के बगल में जो होता है वो a1 होता है, सो विल टेक इट 1। y के बगल में जो होता है वो होता है b1, तो ये हो जाएगा 2। और जो कांस्टेंट होता है जो x और y से फ्री होता है वो होता है c1, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हो जाएगी -3। तो a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई 2 और c1 की वैल्यू हो गई -3। इन द सेम वे हम दूसरा वाला इक्वेशन उठा लेंगे। तो दूसरे वाले इक्वेशन में हम लिखेंगे, फॉर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में हमको a2 b2 और c2 मिलेगा। तो पहले लिख लेंगे a2, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 b2 और c2। नाउ a2 की वैल्यू क्या होगी? तो x के बगल में a2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा भी कर सकते हो आप।
और B2 की वैल्यू क्या होगी, तो y के बगल में B2 होगा यानी k, और C2 क्या होगा, तो C2 जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये +7 यानी कि 7। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि सिंस इट इज इनकंसिस्टेंट, या पेयर ऑफ लाइन जो है या सिस्टम ऑफ लाइन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या होता है कंडीशन, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर इनकंसिस्टेंसी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2, और ये नॉट इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो A1 के जगह पे क्या पुट करेंगे, A1 के जगह पे आप पुट करेंगे 1 अपॉन A2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो A2 की जगह पे पुट करेंगे आप 5 इज इक्वल टू व्हाट इज B1, तो B1 की वैल्यू है 2 अपॉन B2, व्हाट इज B2, तो B2 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है k, और ये नॉट इक्वल टू हो गया C1, C1 की वैल्यू क्या हो गई, C1 की वैल्यू हो गई -3, एंड C2 की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है, तो एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इस लास्ट को, दोनों को ले लेंगे, मतलब एक बार 1/5 इक्वल टू 2/k कर लेंगे, और एक बार 2/k नॉट इक्वल टू -3/7 कर लेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है A इक्वल टू B इक्वल टू C, या मैंने लिखा है X इक्वल टू Y इक्वल टू Z, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं A इक्वल टू B भी लिख सकता हूँ, A इक्वल टू B, मैं ये भी लिख सकता हूँ B इक्वल टू C। ठीक है, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, और मैं ये A और C को भी इक्वल कर सकता हूँ, मतलब तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन द सेम वाई एक्स वाई इक्वल होंगे, वाई जेड इक्वल होगा, है ना, और एक्स जेड भी इक्वल होगा, ये सेंस होता है, यानी सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, हम किसी को किसी के इक्वल लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पर 1/5 इज इक्वल टू हो सकता है 2/k, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा k, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो k की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, और एक क्या कंडीशन बनता है, देखो -3/7 जो है वो 1/5 के इक्वल नहीं है, तो इससे ये सीधा पता चल जा रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट ही होगा, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो गया जब k की वैल्यू 10 होगी, लेकिन वो कभी भी -3/7 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन आप यहाँ पे भी ले सकते हैं एंड करके, सेकंड कंडीशन में क्या लिख लेंगे कि 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/7, और उस कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जार यहाँ पे हो जाएगा 14, और ये नॉट इक्वल टू आ गया -3 के, और माइनस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 14 -14/3 नॉट इक्वल टू k। तो ये एक और कंडीशन k के लिए बन गया, यानी k की वैल्यू किसी भी हालत में -14/3 नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप इनकंसिस्टेंसी के लिए कंडीशंस लिखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिएगा कि आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं रेज करूंगा 3 तक काउंट करके, 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड 2011 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या करेगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1 12x प्लस के वाई इक्वल टू 2 हैज नो सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की वर्डिंग केवल बदली है, शब्द बदले हैं, चाहे नो सॉल्यूशन हो चाहे इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है, सेम होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आप प्लीज एक बार इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।